करेंगे इसके बारे में हम लोग। डेटर्स टर्नओवर रेशो, जिसका दूसरा नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला हम लोग पहले इसे भी लर्न ही करेंगे, फिर थोड़ी देर में समझेंगे, जैसे हमने पिछले वाला रेशियो समझा था। इसमें यहां नीचे क्या रखना है, इसके अंदर पता है क्या आएगा, इसके अंदर आएंगे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स का जन्म किससे होता है, एनी आइडिया? सेल से नहीं, क्रेडिट सेल से। और इनका जन्म ये भी तो उसी से होता है। अच्छा, इसके केस में जर्नल एंट्री डलती है डेटर का नाम डेबिट टू सेल, इसके केस में तो एक ही एंट्री डलती है, यहां दो एंट्री डलती हैं, पहले माल बेचने की और फिर उन डेटर्स से रिटर्न प्रॉमिस लेने की, जिसे हम BR यानी कि बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। इसका मतलब देखा जाए तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, हाँ या ना। तो ये रेशो जो नीचे जो डिनोमिनेटर में ले रहा है एवरेज TR यानी कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इट इज मेड अप ऑफ ओपनिंग TR एंड क्लोजिंग TR, और दोनों का एवरेज हमें रखना है। और यहां TR यानी कि ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। और हमें भली भांति पता है इन दोनों का जन्म किससे होता है, क्रेडिट सेल से। इसीलिए इसके न्यूमरेटर में जो आपको रखना है इट विल बी क्रेडिट सेल्स। बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे कि हमने पिछले रेशियो में यहां पर क्या रखा था, एवरेज इन्वेंट्री, और ऊपर हमने रखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बेटे उन दोनों में भी तो रिलेशन था ना, वैसे ही इन दोनों में भी क्लियर रिलेशन पहचाना जा सकता है, क्योंकि क्रेडिट सेल के साथ ही इन दोनों का कनेक्शन होता है। इतना क्लियर है। बाकी अभी इसके बारे में गहराइयां हैं, वो हम लोग बात करेंगे। पहले जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, सुनिएगा। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में आपके पास ओपनिंग स्टॉक था ना, वैसे ही आपके पास ओपनिंग डेटर्स हैं। ये ओपनिंग डेटर्स कैसे आए, ये पिछले साल हमने इन्हें माल बेचा होगा, इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए होंगे, तो ये वो ओपनिंग डेटर्स हैं। अच्छा, ये ओपनिंग डेटर्स जब तक मुझे ये वाला पैसा नहीं दे देंगे तब तक मैं इन्हें दोबारा माल नहीं बेचूंगा, ये तो सीधा सा रूल है धरती पे। फिर मैंने इन्हें माल बेचा, तो माल बेचने से वो मेरे फिर से कौन बन गए, डेटर्स। फिर ये डेटर्स कुछ टाइम लेंगे और कुछ टाइम बाद ये मुझे दोबारा पैसे दे देंगे। ऐसा होता है, तुम्हें पता हो तो। तुम में से किसी के पास कोई ऐसा एग्जाम्पल हो, घर का राशन लाते हो ना। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो राशन लाते हैं और पैसे अगले महीने देते हैं। ऐसे कितने लोग हैं आप में से, या कोई भी नहीं है, या यही नहीं पता राशन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, खाने से मतलब है। ऐसा होता है भाई। राशन जब हम लेके आते हैं तो राशन आप ले आए, जैसे मान लो अक्टूबर में, तो उसके पैसे आप अगले महीने देते हैं। थोड़े दे आते हैं, थोड़े कहते हैं बाकी अगले महीने जब आएंगे दोबारा माल लेने तो पैसे दे आएंगे। तो ये साइकिल चलती रहती है। जब तक पिछला हिसाब नहीं निपटाओगे तब तक नया हिसाब बनाया नहीं जाता है। तो यहां पर हमें पहला कलेक्शन हुआ, यहां पर हमें दूसरा कलेक्शन हुआ, दूसरा कलेक्शन होते ही फिर मैं यहां पर दोबारा माल बेचूंगा। फिर ये मेरे डेटर्स बन गए, फिर ये डेटर्स कुछ दिन का टाइम लेंगे और कुछ दिन बाद मुझे यहां पर तीसरा कलेक्शन हो गया। तो ये साइकिल चलती चली जाएगी ना। वैसे ही यहां पर मेरे ये क्लोजिंग डेटर्स हैं, इसके पैसे मुझे कब मिलेंगे, अगले साल मिलेंगे। अब इस पूरे प्रोसेस में मुझे ये जानना है कि हाउ मेनी टाइम्स ड्यूरिंग 365 डेज यानी इन अ ईयर, मुझे 365 दिन में कितनी बार मेरे डेटर्स से कलेक्शन मिला, मुझे ये जानना है। तो मैं ये कैसे निकालूंगा, अगर मैं अपनी क्रेडिट सेल को डिवाइड कर दूं ओपनिंग और क्लोजिंग के एवरेज से, तो मेरी क्रेडिट सेल यहां पर कितनी है, चेक करो। 1 2 3 4 5 6, तो ये है मेरी, यानी कि 2,40,000। इसे डिवाइड कर दो इन दोनों के एवरेज से, विच विल बी 40 ही आएगा फिलहाल तो वो कितना आ रहा है 6 टाइम्स। मतलब मुझे 6 बार मेरे डेटर्स से पैसे मिले हैं पूरे 365 दिन में।
अब तुम सोचो एक बार पैसे मिलने में कितना टाइम लगा। अगर मैं 365 को डिवाइड कर दूं, व्हाट इज दिस, दिस इज टी आर टी आर टी आर टी आर बोलेंगे हम जब भी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो वो कितना आ रहा है, तो इट विल बी 60 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। और दिन कभी भी अधूरे नहीं होंगे, दिन लोगे तो पूरा दिन लेना पड़ेगा। तो अगर ये 60.5 भी आ रहा है तो आप इसे क्या कहेंगे, 61 डेज। ये किस चीज का टाइम पीरियड है, बताओ। अगर मैं यहां पर माल बेचता हूं तो मुझे उसके पैसे यहां पर मिलते हैं। सो ये जो टाइम पीरियड है दिस इज क्रेडिट पीरियड, हाँ या ना। तो यानी कि मैं अपने डेटर से पैसे मिलने के लिए मुझे 61 डेज तक वेट करना पड़ता है, और हम चाहेंगे ये टाइम पीरियड कम से कम होना चाहिए। और इसे कम से कम रखने के लिए, इसे तो हम छेड़ नहीं सकते, ये तो फिक्स है, तो हम चाहेंगे इसकी वैल्यू हाई होनी चाहिए। इसीलिए हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये जो रेशियो है इसका रिजल्ट इट शुड बी हाईएस्ट। हाँ बिल्कुल एवरेज बेस पे। देखो ये जो रेशियोज आप निकाल रहे हैं ना, दीज रेशियोज आर नॉट एग्जैक्ट फिगर्स, पहले दिमाग में लेके चलना। ये सिर्फ रफ आइडियाज होते हैं जिनके बेसिस पर हम अपनी एनालिसिस करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात, एग्जैक्ट नहीं हो सकते ये, क्योंकि ये सब देखो ना हम एक्चुअल कैसे ले रहे हैं, हम तो इनका भी क्या ले रहे हैं, एवरेज। और भाई किसी भी चीज का एवरेज लोगे तो रिजल्ट भी तो एवरेज बेस पे ही मिलेगा ना आपको, सीधी सी बात है। अच्छा अब मुझे ये बताओ इस रेशियो का नाम क्या दूं, एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसी का दूसरा नाम एवरेज एज ऑफ डेटर्स, इसी का तीसरा नाम डेटर्स वेलोसिटी। याद रहेगा, ये तीनों नाम इस रेशियो के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे पिछले रेशियो में उसका नाम क्या था, पिछले रेशियो का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसके साथ जुड़े हुए रेशियो का नाम था स्टॉक, हाँ इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड या एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री या इन्वेंट्री वेलोसिटी। तो वैसे ही तीन नाम इसके आ गए, सिर्फ पहला शब्द चेंज हो गया है। बात समझ आई है? जरा एक बार प्लीज रीड करें इसे। रेशियो हाई होने से क्या होगा और लो होने से क्या होगा, ध्यान से पढ़ना। क्या इनके आइडियल रेशियो होने चाहिए, सोचो जरा। हम तो चाहेंगे ये हाईएस्ट हो। जैसे अभी कुछ दिनों बाद आगे एक रेशियो आएगा प्रॉफिट रेशियो, कोई चाहेगा प्रॉफिट रेशियो कम हो के ज्यादा हो, हर आदमी चाहेगा हाईएस्ट हो। तो ऐसी चीजों का आइडियल रेशियो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। पढ़ो जरा एक बार। ध्यान से पढ़ना। इसके अंदर क्या क्या आएगा, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। आपको पता है ये दो तरह के होते हैं, डेटर्स ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स एंड डेटर्स ड्यू टू सेल ऑफ, ऐसे आपको खाली ये वाले लेने हैं, क्योंकि आप ऊपर क्या ले रहे हैं, क्रेडिट सेल, और क्रेडिट सेल गुड्स की सेल वाली ले रहे हैं, एसेट वाले डेटर्स नहीं लेने हैं। आपको ध्यान रखना है इस चीज का। क्वेश्चन भौंकेगा, नहीं भौंकेगा तो आप मान लेना कि वो सेल गुड्स वाले हैं। ऐसा किसी क्वेश्चन में वैसे बोला नहीं है, ये तो मतलब मेरे को याद आया कि ऐसा बाई चांस कोई पॉइंट आ जाए। हाँ दोनों इन्हीं में इंक्लूड होते हैं, नहीं लेना ना, ये इग्नोर ही करना है।
ये लेना ही नहीं है इस रेशियो को निकालने के लिए। जब हम ऊपर सेल ऑफ गुड्स ले रहे हैं तो नीचे डेटर्स भी तो गुड्स की सेल वाले लेंगे ना। ये तो लग रहा है बड़ा सिंपल है, क्या पढ़ रहे हो पता नहीं। हो गया। आओ जरा अब इसके फॉर्मूले की डिटेल्स पे चलते हैं। ऊपर क्या रखना है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नीचे रखना है एवरेज टीआर। जरा इसके बारे में बातें करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग ध्यान से सुनते जाना। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं। एज डेटर्स एंड बीआर अराइज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स, सो क्रेडिट रेवेन्यू इज कंसिडर्ड फॉर इट्स कैलकुलेशन। सिंपल सी बात है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स में से रिटर्न माइनस करना, ये तो तुम्हें पता ही है खैर। और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू टोटल सेल में से अगर मैं कैश सेल माइनस कर दूं तो मुझे क्रेडिट पता चल जाएगी। एक और इसमें नोट है, इफ क्रेडिट सेल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन कंसिडर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशियो। ये याद रखना होगा आपको। एवरेज टीआर, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आएंगी। डेटर्स एंड बीआर टुगेदर आर कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स, ये आपने 11th में भी पढ़ा था थ्योरी के चैप्टर में। एवरेज टीआर आर कैलकुलेटेड बाय एडिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय 2, ये भी तुम्हें पता है। कुछ नोट्स हैं इसके अंदर। पहला नोट, वाइल कैलकुलेट, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना। वाइल कैलकुलेटिंग दिस रेशियो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज not deducted from TR. Any reason for that? प्रोविजन अपनी मर्जी से बनाते हैं, ज़्यादा ले लिया तो डेटर्स कम तो रेशियो ज़्यादा। ओके, एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि हम प्रोविजन अपनी मर्जी से बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है, फैक्ट है, अपनी मर्जी से बनाते हैं। हालांकि उनके ऑडिट होते हैं, चेक किए जाते हैं कि आपने जो प्रोविजन बनाया है। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ कह रहा प्रोविजन माइनस नहीं करने हैं डेटर्स में से। जब हमने करंट रेशियो पढ़ा था तो करंट रेशियो में करंट एसेट्स के अंदर, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करवाया था, तब क्यों नहीं कहे? वो तो डाउट है ना, मैं इन पे ये पैसे देने वाले नहीं है, तो हम अगर हमें डाउट है तो उनको गारंटी हैं। देयर सुनो फर्क है। उसके अंदर करंट एसेट जो होती थी वो न्यूमरेटर के अंदर थी, यहाँ डेटर्स वाला पार्ट डिनोमिनेटर के अंदर है। मैं फ़र्क बताऊंगा अभी आपको, खुद सोच लेना आप, आपको खुद पता चल जाएगा कि भैया वहाँ था, वहाँ माइनस करोगे तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, यहाँ माइनस करोगे तो कुछ और है। ठीक है, अभी बात करते हैं गहराई से, सुनो। So that it may not give a false impression that TR are collected quickly. सुनो जरा यहां से इंफॉर्मेशन को समझना। आपके पास ओपनिंग डेटर्स कितने हैं? 20,000 के हैं, ठीक है। फिर आपने यहां पर कितने का माल बेचा? ये देव को आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा है और देव ने आपको पैसे भी दे दिए कुछ ही दिनों में। पहले ये बताओ, ये क्रेडिट सेल है कि नहीं है ये क्रेडिट सेल? पर पैसे तो मिल गए। हाँ, मिले तो कुछ दिन बाद ही हैं। एक बच्चा कह रहा है क्रेडिट सेल नहीं है। मैंने कहा फिर क्रेडिट सेल कौन सी होती है? 2022 में माल बेच के 2023 में पैसा मिलेगा? भाई क्रेडिट सेल तो वो है जो आपने माल आज दिया है, पैसे चाहे आपको अगली सुबह ही मिले, पर वो कहलाती तो क्रेडिट सेल ही है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर किसको माल बेचा? राज को 2 लाख रुपए का। राज ने आपको पैसे अभी नहीं दिए। फिर आपने यहाँ पर किसको माल बेचा? राम को। राम ने भी पैसे नहीं दिए। फिर आपने यहाँ पर रिया को माल बेचा, रिया ने पैसे दे दिए, यानी कि रिया अब हमारी डेटर्स में शामिल नहीं है। फिर हमने यहाँ पर जिया को माल बेचा, उसने भी पैसे दे दिए। सिया को माल बेचा, उसने भी पैसे दे दिए। अब तुम कहोगे ये सारे नाम मिलते जुलते क्यों? क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी तो मुझे 3 अल्फ़ाबेट वाले नाम चाहिए थे, तो मैंने ऐसे लिख दिए मिलते जुलते से। अब सुनना ज़रा, बताओ डेटर्स की लिस्ट में आज कौन कौन शामिल है? डेटर्स की लिस्ट में 1, 2, तो मेरे क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं? 3 लाख।
अच्छा, ये जो 3 लाख के डेटर्स हैं इसमें कौन कौन है? एक तो राज है और दूसरा राम है। और क्योंकि इन दोनों के अंदर यहां पर बैलेंसेज हैं, बैलेंसेज है ना, तो ये दोनों के डेटर्स के जो लेजर्स हैं, ये लेजर्स बैलेंस शीट में कहां जाएंगे? एसेट्स के अंदर, हाँ या ना? अच्छा, सेल कितनी है? टोटल सेल 11 लाख की है, पर ये 11 की 11 लाख कौन सी सेल है? ये क्रेडिट की क्रेडिट है सारी की सारी। तो अब मैंने यहां पर टोटल सेल कितनी ली है? इसका मतलब थोड़ी कैश में भी तो माल बेचा होगा, तो मैंने एज्यूम कर लिया है समझाने के लिए। मेरी क्रेडिट सेल है 11 लाख और मेरी कैश सेल है 7 लाख। अच्छा ठीक है, जब आप ईयर एंड पे पहुंचते हो तो आप अपने डेटर्स के ऊपर प्रोविजन भी मेंटेन करते हो उन लोगों के लिए जिनके ऊपर तुम्हें डाउट है कि वो शायद तुम्हारे पैसे नहीं देंगे। तो तुमने कितने का प्रोविजन मेंटेन करना है? 5% का, यानी कि कितना? 15,000 का। 15,000 की जर्नल एंट्री डलवाओ जरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। मतलब दुनिया में जो बनेगा वो डेबिट होके बनेगा। एंट्री में तुम लोग डेबिट कर रहे थे अभी। जर्नल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितने का? इस एंट्री की पोस्टिंग कराओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखेंगे हम? टू प्रोविजन। और प्रोविजन के नाम से एक नया लेजर खुलेगा इस कैटेगरी के अंदर। ये लो प्रोविजन, इसमें क्या लिखेंगे? बाय पी एंड एल। कितना? और ये 15,000 यहां से यहां बैलेंस होगा और ये बैलेंस होकर जाकर बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। तो यहां पर कितना आ गया? 285। अच्छा, आप ईयर एंड पे ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट सब बना लेते हो, उसके बाद आप कंपैरेटिव बनाते हो, फिर कॉमन साइज बनाते हो, फिर रेशियोज बनाओगे। तो रेशियोज में मुझे फिलहाल कौन सा बनाना है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसमें ऊपर हमें क्या रखना है? कितनी है? 11 लाख रुपए की है। तो 11 लाख डिवाइडेड बाय ओपनिंग कितने थे, क्लोजिंग कितने हैं? 3 लाख। 3 लाख लूं या 285 लूं? अगर 3 लाख ले रहे हैं, हाँ, तो 3 और 2 इनका एवरेज कितना आ गया बताओ? यहां से 3 लाख ले लेते हैं और यहां से ओपनिंग था 20,000, तो टोटल हो गया 3,20,000। एवरेज कितना आ गया? 1,60,000। तो पहले रेशियो निकाल के देखते हैं जरा। दिस इज 6.875। तो हमने प्रोविजन को यहां पे इग्नोर किया, मैंने क्लोजिंग डेटर्स लिए पर बिना प्रोविजन के लिए। अगर मैं प्रोविजन कंसिडर कर लेता हूं तो क्या होगा? 11 लाख तो सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? यहां से 20,000 ले लेंगे और यहां से 285। हाँ, 3,05,000 डिवाइडेड बाय 2 करो तो बेटा ये आ रहा है 152,500। देखो जरा क्या आएगा। ये आ रहा है कोई 7.2 टाइम्स। और तुम्हें पता है हम इस रेशियो को क्या रखना चाहते हैं? कम। हम इसे हाई रखना चाहेंगे ना, ताकि एवरेज कलेक्शन पीरियड कम दिनों में निकल कर आए। तो बेटा तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम अपने बिजनेस की सिचुएशन को फेवरेबल दिखाने के लिए ऐसा कर सकते हो? क्योंकि ये प्रोविजन का जो अमाउंट है ये डिपेंड करता है इस परसेंटेज पे, और ये परसेंटेज किसके हाथ में है? मैनेजमेंट के हाथ में, हाँ या ना? इसीलिए क्लियरली मना है कि जब आप ये वाला रेशियो निकालोगे तो आपको डेटर्स लेने हैं, ये वाले नहीं लेने हैं, ये वाले लेने हैं, बिफोर प्रोविजन वाले लेने हैं। क्योंकि प्रोविजन माइनस करने से आप कहीं ना कहीं सच्चाई को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसे छेड़खानी कर सकते हैं उसके साथ। नहीं समझे मेरी बात को? अब आ जाते हैं हम अपने करंट रेशियो वाली बात पे। करंट रेशियो में बताया गया था करंट एसेट अपॉन, अगर इसके अंदर ही तो आते हैं डेटर्स, अगर तुम यहां डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करोगे उतना ही करोगे जितना है,
ज़्यादा करोगे ना तो रेशो डाउन चला जाएगा। नहीं समझे? अरे अगर तुम इसमें से प्रोविजन को घटाओगे तो प्रोविजन बढ़ने की वजह से इसकी वैल्यू घटेगी, इसकी वैल्यू घटने की वजह से इसकी वैल्यू भी घटेगी, इसकी वैल्यू घटने की वजह से रिजल्ट भी तो घटेगा। और तुम क्यों चाहोगे तुम्हारा करंट रेशियो नेगेटिव जाए? क्योंकि हम चाहते हैं ये भी अच्छा होना चाहिए। नहीं समझ आई बात? इसीलिए वहां पर प्रोविजन को लेके कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, वहां माइनस कर सकते हैं, यहां माइनस करने के लिए मना किया हुआ है, करना ही नहीं है। सही है? मत बोलो, बैठे रहो शांत। चलो जरा आगे बढ़ते हैं। अगला नोट, इफ ओपनिंग टीआर आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन कंसिडर क्लोजिंग टीआर एज एवरेज, क्योंकि क्लोजिंग को ही ओपनिंग ले लेंगे और दोनों सेम है तो एवरेज भी वही आएगा। डेटर्स फॉर गुड्स सोल्ड आर कंसिडर्ड वेयर एज डेटर्स फॉर एसेट सोल्ड आर इग्नोर्ड फॉर दिस रेशियो। और ये मैंने अभी बताया था, एक बार जरा पढ़ो उसे। डिपेंड करेगा आप ऊपर डेज ले रहे हो, मंथ ले रहे हो या वीक ले रहे हो, जब जो भी चीज़ लोगे आंसर भी उसी फॉर्म में आ जाएगा आपका। ठीक है, चलें आगे। आओ कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बताओ ज़रा। ये तो आसान है, ये तो यहाँ चला गया और इन दोनों से एवरेज आ जाएगा। अगला चलो, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है? कह रहा है ये 12 लाख है, और क्रेडिट वाला कितना कह रहे हैं? इसका 70% यानी कि 8,40,000। तो इसे यहां ले जाओ, पर इसमें से रिटर्न भी माइनस करना है भाई, तो इसमें से रिटर्न कितना है? 40, तो 8 लाख जाएगा ऊपर ना, और इनसे क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। इसे देखिए जरा, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 4,80,000, और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना बता रहा है? 20% ऑफ, इसका 20% रखना है इसे, तो इसे क्या ले लो? x ले लो। इट विल बी 20x/100। करो जरा सॉल्व। x की वैल्यू 4 लाख आ रही है, यू आर राइट। और 4 लाख हमने इसे क्या माना था? क्रेडिट को, तो इसे रिटर्न तो नहीं है ना, तो ये यहाँ चला जाएगा। अब इसे निकालो जरा, ओपनिंग और क्लोजिंग का कॉम्बिनेशन। ओपनिंग कितना दिया है? इसकी वैल्यू 60,000 है, और क्लोजिंग की वैल्यू, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग टीआर ओवर ओपनिंग कितने ज्यादा है? 30, तो ये कितने हो जाएंगे? 90, तो दोनों से एवरेज आ जाएगा। अगला देखिए, इसमें से इसे हटा दो, क्रेडिट आ गया 8.5 लाख, 8.5 लाख में से इसे हटा दो, कितना आ गया? 8,40। ये क्लियर है? एवरेज किस किस को पता है? हाथ उठाओ। सबको पता है, सबने हाथ उठाया। नहीं चिराग रुको, हाँ रजत जी। यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस अपॉन 4 नहीं लेंगे, 4 आइटम है। हाँ 2 ही लेना है, ठीक है ना भाई। ये दोनों मिलके ओपनिंग बना रहे हैं और ये दोनों मिलके क्लोजिंग बना रहे हैं। अगला देखिए जरा, क्वेश्चन को समझना पहले अच्छे से। कैलकुलेट DTR फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्रेडिट सेल कितनी दे रहे हैं? उसे छोड़ो, सबसे पहले इसे पकड़ो। ओपनिंग डेटर्स, अगर आपको पता हो तो यहां पर ओपनिंग एंट्री डलती है। ओपनिंग एंट्री के अंदर डेटर्स कितने हैं? 4,70,000।
इसे पकड़ो, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल जब तुम करोगे तो एंट्री यही डलेगी, हाँ या ना? आपको एंट्री नहीं डालनी है, मैं तो समझा रहा हूँ बस। उसके अलावा आप फिर पहले ये ले लो, सेल्स रिटर्न ले लो। सेल्स रिटर्न की एंट्री यही डलती है, ठीक है ना? इसकी और इसका साथ में कनेक्शन होगा, सोचो, क्योंकि जब तुम्हें पैसे मिलेंगे तभी तो तुम डिस्काउंट अलाउ करोगे, तो इन दोनों को मैंने साथ में जोड़ दिया। जरा एंट्री चेक करो। बताओ यहां डेटर्स कितने थे, यहां पर डेटर्स की वैल्यू और बढ़ गई, यहां डेटर्स और कम हो गए। आज डेटर्स कितने ये निकालने तो पड़ेंगे, क्योंकि ये तो खाली ओपनिंग डेटर्स हैं, यहां पर क्या निकलेंगे, और दोनों की हेल्प से क्या मिलेगा, एवरेज मिलेगा। तो मैं ये कैसे निकालूं? आओ जरा लेजर में आ जाओ 2 मिनट के लिए। ओपनिंग डेटर्स लेजर में ऐसे लिखा जाएगा, हाँ या ना? और यहां पर डेटर्स डेबिट हैं तो 2, यहां पर डेटर्स क्रेडिट हैं बाय, यहां पर डेटर्स फिर से क्रेडिट हैं, और उसके रीजन है कितने, तो दोनों रीजन लिखे जाएंगे पोस्टिंग के हिसाब से। तो डेटर्स कितने आ गए, 470 क्या है मेरे क्लोजिंग डेटर्स। पर क्या सच में इसकी वैल्यू निकालने के लिए तुम इस लेजर का सहारा लोगे? लेजर की जरूरत नहीं है, और तुम बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। आप एक स्टेटमेंट की हेल्प से भी ऐसा कर सकते हो। कैसे करूं बताओ? अबे इसी को यहां पर बना दो। ओपनिंग डेटर्स कितने थे, 4,70,000 प्लस क्रेडिट सेल कितनी, 22 लाख, माइनस सेल्स रिटर्न 60,000, माइनस कैश रिसीव्ड 20-40, माइनस डिस्काउंट अलाउड 40। तो बस आपको यहाँ पर क्लोजिंग डेटर्स मिल जाएंगे। नहीं समझ आई बात? अब ज़रा ये तो बता दो, ये तो खाली आपने क्लोजिंग डेटर्स के लिए किया ना, इन दोनों की मदद से आपको क्या मिल गया, क्रेडिट सेल कहाँ से लाऊं? हाँ, इसमें से इसे माइनस कर देना, आ जाएगा। सही है, ये रखो होमवर्क में रखो। अगला देखिए, ये कितना दिया है, 4,32,000, और टीआर कितना दिया है, 12। तो एवरेज टीआर निकालना जरा, 432/12 कर रहे हो क्या रजत? 36 आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? ये तुम्हें पता ही है, ओपनिंग टीआर प्लस में क्लोजिंग टीआर अपॉन 2 इक्वल टू 36। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल टू 72। तुम्हें किसकी वैल्यू दे रखी है, क्लोजिंग की दिया तो ओपनिंग निकाल।